हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को सेकंड पार्ट को वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो आज उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स में से हम एक बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी कोई मेरे साथ अपने कॉपी में हेडिंग देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट नाम से ही आपको ये अपने बारे में बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली ऐसे तोड़ सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब हाइड्रेट्स का मतलब आप सबको पता है H2O और कार्बन स्टैंड्स फॉर C फॉर कार्बन। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में। मतलब वाटर और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। इनमें अगर हम एटम्स का बात करें तो आप सब देख रहे हैं कि इनमें मेनली हमको 3 एटम देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इनमें ये जो तीनों एटम्स होते हैं इनका एक फिक्स रेशियो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये एक फिक्स रेशियो 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसलिए हम उनका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से बताते हैं, CnH2nOn। मतलब कार्बन की जितनी भी संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या उससे दोगुनी होगी और ऑक्सीजन की संख्या एज इट इज कार्बन की संख्या के बराबर होगी। तो हमने क्या समझा कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के सबसे पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमें आप बोल सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो हाइड्रेट्स मतलब वाटर और कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन एलिमेंट C। यानी हाइड्रेट्स के अंदर जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया और कार्बन हमारे लिए कार्बन एटम के बारे में बात कर रहा है। तो यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जनरली 3 एटम से मिलकर आपको बनते हुए दिखाई देंगे, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और उनमें भी इन तीनों का रेशियो एक फिक्स पैटर्न में होगा, फिक्स अनुपात में होगा, 1:2:1। इसी कॉन्सेप्ट से हमारा जनरल फॉर्मूला भी कार्बोहाइड्रेट्स का बना है, CnH2nOn। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी थी। अब हमारे सामने जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं या अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सिंपल sugar units carbohydrates can be of following types। यानी एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने यूनिट्स सिंपल शुगर से या कितने यूनिट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उस आधार पर कार्बोहाइड्रेट को भी हम वेरियस टाइप्स में बांट सकते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक और बात हम समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली शुगर या फिर सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली शुगर्स या फिर
सैकराइड्स के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट। चूंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर या फिर सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, अभी हम पढ़ रहे थे कि जो सिंपल शुगर्स होते हैं हमारे सामने, उनके यूनिट्स के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को वेरियस टाइप्स में बांट सकते हैं। कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सिंपल शुगर से मिलकर बना है, 1 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जनरली 2 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर से मिलकर बने हो, यानी उनमें जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है शुगर के वो 2 हो, यानी 2 यूनिट्स से वो मिलकर बने हो, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली डायसैकेराइड्स बोलते हैं। डायसैकेराइड्स बोलते हैं। उसी तरीका से 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, लेकिन हम एक साथ एक इसका क्वालिफिकेशन करते हैं कि अगर कभी भी 3 से 9 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर प्रेजेंट हो, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम ओलिगोसैकेराइड्स के कैटेगरी में रखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स। और अगर कभी भी जो सिंपल शुगर से या जो यूनिट्स का संख्या वो मेनी यूनिट्स हो, यानी मोर देन 10, तो ऐसे जो हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम जनरली पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, या पॉलीसैकेराइड्स के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो हमने क्या समझा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, यानी मेनली उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये 3 एटम्स पाए जाएंगे। और इन तीनों के भी पाए जाने का जो रेशियो है वो फिक्स है, 1:2:1, यानी अगर कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1, इस अनुपात में वो पाए जाएंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2nOn होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम शुगर और सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने सिंपल शुगर से या कितने सिंपल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं, उस आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम इन 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 1 यूनिट से मिलकर बने होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स, जो 2 यूनिट शुगर से मिलकर बने होते हैं वो डायसैकेराइड्स, जो 3 से 9 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर से मिलकर बने होते हैं ओलिगोसैकेराइड, और जो मेनी यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर से जुड़कर एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमारे लिए हो जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो इन्हीं चारों के बारे में हमको डिटेल में एक एक करके पढ़ते जाना है और समझते जाना है कि कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे लिए क्लास 11th के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड को लेकर अपना आगे का बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड्स। फिर से बता दे रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 1 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं।
वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जनरली ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं या जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, उनके अंदर जो कार्बनों की संख्या होती है वो वैरी करती है। जनरली मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, जो कार्बनों की संख्या होती है, वो जनरली 3 to 7 होती है। अगर कोई मोनोसैकेराइड 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है तो ऐसे मोनोसैकेराइड को हम बोलते हैं ट्रायोस सुगर, ट्रायोस सुगर्स। अगर कोई मोनोसैकेराइड 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ है तो वो हमारे लिए हो जाते हैं टेट्रोस सुगर्स। अगर कोई 5 कार्बन से मिलकर बना है तो वो हमारे लिए हो जाएंगे पेंटोस सुगर्स। अगर उसी तरीका से 6 कार्बन से मिलकर बने हैं तो वो हो जाएंगे हेक्सोस सुगर्स। और अगर 7 कार्बन से मिलकर बने हुए हैं तो वो हो जाएंगे हेप्टोस सुगर्स। यानी जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो एक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, या जो सिंपल सुगर्स होते हैं, उन्हीं को जनरली मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। उनमें कार्बनों की संख्या वैरी करती है। अगर वो 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ मोनोसैकेराइड है तो वो ट्रायोस सुगर्स के कैटेगरी में आएंगे। अगर वो 4 कार्बनों से मिलकर बने हुए हैं सिंपल सुगर्स है तो टेट्रोस सुगर्स के कैटेगरी में आएंगे। 5 कार्बन वाले पेंटोस, 6 कार्बन वाले हेक्सोस और 7 कार्बन वाले हेप्टोस के कैटेगरी में आते हैं। हमारे सिलेबस में पेंटोस सुगर और 6 कार्बन से मिलकर बने मोनोसैकेराइड्स हेक्सोस सुगर्स के कुछ एग्जांपल्स है, 1 या 2। उन्हीं को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि उनका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनमें क्या खासियत होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हेक्सोस सुगर्स को, और हेक्सोस सुगर में किसी एक एग्जांपल हम लेकर उसका स्ट्रक्चर को समझेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे पेंटोस सुगर को। चलिए, तो हेक्सोस सुगर आप सबको पता है, हेक्सोस सुगर्स वैसे सुगर होते हैं जो 6 कार्बन से मिलकर बनते हैं। और जो हमारे सामने हेक्सोस सुगर्स होते हैं उनमें जनरली 2 फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। या तो उनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा CHU, या फिर उनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O। अगर उस हेक्सोस सुगर के अंदर हमको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा तो जनरली हम उनको एल्डोस सुगर्स बोलेंगे। और अगर उनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को देखने को मिला तो वो हमारे लिए कीटोस सुगर्स के कैटेगरी में आएंगे। तो ये, और साथ साथ जो हेक्सोस सुगर्स होते हैं इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड भी बोलते हैं। हेक्सोस सुगर का एक एग्जांपल आप लोगों ने बार बार सुना होगा, इसका नाम ग्लूकोज। 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, आप सब इसका फॉर्मूला से वाकिफ है, C6H12O6। ग्लूकोज जो है वो एक तरीका का हेक्सोस सुगर है और मोनोसैकेराइड है, क्योंकि ये एक सिंपल एक मॉलिक्यूल होता है और ये एक यूनिट होता है सिंगल, इसीलिए ये एक मोनोसैकेराइड है। और चूंकि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है इसीलिए ये हेक्सोस सुगर है। और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो इसके हम स्ट्रक्चर को भी जानेंगे और समझेंगे। हमारे सामने जितने भी, एक और छोटी सी बात को हम समझ लेते हैं,
हमारे सामने जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो जनरली उनका स्ट्रक्चर हमारे सामने दो पार्ट्स में देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में और दूसरा रिंग फॉर्म में। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम देखेंगे पेंटोज शुगर या हेक्सोज शुगर में, उनका जब स्ट्रक्चर हम देखने जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर हमको दो तरीके से नजर आएंगे, एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में वो नजर आ सकते हैं या फिर वो रिंग फॉर्म में नजर आएंगे। स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जस्ट एक कोई कार्बन का मॉलिक्यूल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से एक चेन के फॉर्म में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर वो रिंग के फॉर्म में होंगे तो वो हमको दो टाइप से दिख सकते हैं। एक जो सिंपल टाइप हुआ 5 मेंबर्ड रिंग, यानी 5 कार्बन वाले रिंग, या फिर वो 4 मेंबर्ड यानी 4 कार्बन वाले रिंग। वो रिंग हमको कैसे दिखेंगे उसको भी दिखा देते हैं। जनरली जो 4 कार्बन वाले रिंग होंगे उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, ऑक्सीजन, ऐसा स्ट्रक्चर होंगे। और जो 5 कार्बन वाले मेंबर्ड रिंग होंगे उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है कार्बन वाले और ये 4 कार्बन वाले मेंबर्ड रिंग है। तो जितने भी हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे वो या तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होंगे या तो वो रिंग फॉर्म में होंगे। अगर स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होंगे तो इस तरीके से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक चेन लाइक सीरीज में कनेक्ट होगा। अगर वो रिंग फॉर्म में होंगे तो या तो वो 5 कार्बन वाले मेंबर का रिंग इस फॉर्म में होंगे या फिर वो 4 कार्बन वाले रिंग के इस फॉर्मेट में होंगे। अगर वो 4 कार्बन वाले इस तरीके के रिंग फॉर्मेट में होंगे तो ऐसे रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरनोज रिंग, फ्यूरनोज रिंग या फ्यूरनोज स्ट्रक्चर। और अगर वो इस तरीके के रिंग स्ट्रक्चर में होंगे तो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरनोज रिंग, पायरनोज रिंग। तो ऐसे रिंग वाले स्ट्रक्चर को हम पायरनोज रिंग बोलेंगे और इस तरीके से रिंग वाले स्ट्रक्चर को हम फ्यूरनोज रिंग बोलेंगे। फिर से आप लोगों को बता दें, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो हेक्सोज शुगर हम लोग पढ़े चाहे पेंटोज शुगर हम लोग पढ़े, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं देखने को और रिंग फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर वो रिंग फॉर्म में देखने को मिलेंगे तो 5 कार्बन का मेंबर वाला रिंग होगा तो ऐसे पायरनोज रिंग के फॉर्म में इस तरीके से दिखेंगे। और अगर वो 4 कार्बन के मेंबर वाले रिंग होंगे तो वो कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखेंगे। इस तरीके के स्ट्रक्चर को रिंग को हम फ्यूरनोज रिंग बोलते हैं। तो चलिए हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, एक हेक्सोज शुगर है, इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बनाकर देखते हैं और उसका रिंग फॉर्म को भी हम समझते हैं। तो चलिए हेक्सोज शुगर में हमारा जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। सबसे पहले हम इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, चूंकि 6 कार्बन है तो कार्बन को इस तरीके से आपस में चेन के फॉर्म में लगा देना है। 2 3 4 5 6। सबसे फर्स्ट कार्बन पर इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है डबल बॉन्ड OH। और इसकी बाकी की वैलेंसी को हम इस तरीके से दिखा देते हैं।
इसके थर्ड कार्बन पे राइट साइड H और लेफ्ट साइड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी OH होता है, और बाकी सभी कार्बन पर OH जो होता है वो हमारे राइट तरफ होता है। OH 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 बाकी सबकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। H ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो चेन फॉर्म में है, स्ट्रेट चेन फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। एक्चुअली इनमें जब रिंग बनता है तो क्या होता है कि ये जो OH है और यहां का जो H है वो दोनों वाटर बनके H2O के मॉलिक्यूल बनके ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। और जब ये OH और ये H यहां से निकल के चले जाते हैं तो ये कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाती है, तो फिर यहां से एक बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन का, और वो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड आकर इस कार्बन से जो सेकंड टर्मिनल कार्बन है उससे साथ आकर ज्वाइन होता है। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है और ये हम बना रहे हैं फिफ्थ कार्बन, उनके बीच के कार्बन को हम बनाते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये लास्ट कार्बन सिक्स्थ। इस कार्बन का जो OH है वो बॉन्ड बनाता है हमारे फिफ्थ कार्बन के साथ, और ये जो H2O निकला था वो फिर से H और OH में ब्रेक हो जाते हैं, और वो आकर यहाँ पर OH और H के फॉर्म में कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है, OH H H OH OH H H OH H और H। चूंकि यहां पर इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच ऑक्सीजन के बीच कार्बन के साथ ऑक्सीजन के द्वारा लिंकेज है, यानी एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, और ये आपस में एक दूसरा को इस तरीके से रिंग फॉर्म में मोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो हमारा ग्लूकोज है वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि ये रिंग कितने कार्बन के बीच बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के बीच ये रिंग बन रहा है, इसीलिए जो ग्लूकोज का रिंग फॉर्म होता है वो 5 कार्बन के मेंबर वाला रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर लेता है। दैट मींस पाइरोनोज रिंग। पाइरोनोज रिंग को मैंने कैसे दिखाया था आप लोगों को, ये ऑक्सीजन इस तरीका से, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, और इसी के साथ हमारा अटैच होगा कार्बन नंबर 6। तो चलिए इसको इस तरीका से जो इसके साथ मॉलिक्यूल्स है उनको हम रीअरेंज कर देते हैं। H OH H OH, यहां पर OH H H OH, और जो हमारे लास्ट वाले कार्बन यानी 6 कार्बन पे है उसको हम इस तरीके से कर देते हैं CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा और बीटा में क्या कंफ्यूजन है, कभी भी जो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में अगर OH फंक्शनल ग्रुप वो नीचे की तरफ हो तो वो हमारे लिए अल्फा ग्लूकोज है, और यही अगर OH ऊपर की तरफ और H नीचे की तरफ रहता तो ये हमारे लिए ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे ग्लूकोज एक चेन फॉर्म में होता है,
और कैसे इनके कार्बन और फर्स्ट कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के कुछ रिएक्शन से वाटर एलिमिनेट होता है और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑक्सीजन के द्वारा बनता है और ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। H2O का ब्रेक डाउन होता है और वो फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए H और OH के फॉर्मेट में टूटकर जाकर फर्स्ट कार्बन से अटैच हो जाते हैं और इस तरीका से एक हमारे सामने कौन सा रिंग, पायरेनोज रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे सामने ग्लूकोज का। चलिए हम नेक्स्ट पेंटोज शुगर में भी एक दो एग्जांपल लेकर पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं पेंटोज शुगर्स के बारे में। पेंटोज शुगर्स यानी 5 कार्बन से मिलकर जो शुगर बने हैं, जो मोनोसैकेराइड्स बने हैं, जो सिंपल शुगर्स हमारे पास है, वो पेंटोज शुगर्स के कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर हम 2 एग्जांपल्स को देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर को, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो राइबोज शुगर है वो जनरली हमको आरएनए के अंदर देखने को मिलता है और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो आप लोगों को डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। तो आइए हम समझते हैं राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को। राइबोज शुगर 5 कार्बन का मेंबर रिंग है, तो आप सबको पता है कि कार्बन 5 हो गए तो हाइड्रोजन की संख्या 10 और ऑक्सीजन की संख्या भी 5 होगी। तो इनका जो रिंग फॉर्म है वो बिल्कुल 1 2 3 4 और 5 इस तरीका से होगा। यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप और इधर में बाकी सभी तरफ जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो इस तरीका से अटैच्ड होगा। वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन हमारे सामने इस तरीके से कार्बन अटैच्ड होगा इनके साथ। ये हमारे सामने नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर होता है किसका, राइबोज शुगर का। अब इन्हीं राइबोज शुगर को अगर हमको फिर से रिंग फॉर्मेट में चेंज करना हुआ तो सेकेंड टर्मिनल कार्बन बिल्कुल सेम एज इट इज, OH ग्रुप यहाँ का और यहाँ का H वाटर को एलिमिनेट करेगा। यहाँ का ऑक्सीजन जो फर्स्ट कार्बन का और जो सेकेंड लास्ट कार्बन का कार्बन है वो दोनों ऑक्सीजन के जरिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच एक रिंग बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल ऐसा। ये कार्बन जो वाटर एलिमिनेट हुआ है उनमें एक OH और एक H टूट के लगेगा। ये कार्बन दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। चौथे कार्बन के साथ हमारा ऑक्सीजन और पहले कार्बन के साथ ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमारे सामने ऐसे OH है, H है, H है, H, इस तरफ OH, H, OH, H। अब यहां पर देखिए आप कितने कार्बन के बीच का ये रिंग दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, 4 कार्बन के बीच में ये फोल्ड हो रहा है, माउल्ड हो रहा है, इसलिए यहां पर जो रिंग बनता है वो 4 कार्बन वाला रिंग मैंने कैसे बताया था, फ्यूरेनोज रिंग यहां पर फॉर्म होगा। यहां पर जो रिंग फॉर्म होता है वो फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म होगा इस तरीके से, H OH H OH H OH H और यहां पर हमारा 5वां कार्बन CH2OH। तो ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है दिस इज द अल्फा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, अल्फा राइबोज शुगर। तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का और ये इसका रिंग फॉर्म है।
आइए अब हम देखेंगे कि ये राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर इन दोनों में क्या अंतर है, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। चलिए समझते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन और ये फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म करता है राइबोज शुगर के लिए। मतलब इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर CH2OH हमारा 5वां कार्बन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH। ये हमारा क्या था, राइबोज शुगर था, अल्फा था, अभी सिर्फ लिखते हैं हम राइबोज शुगर। देखिए हम अगर अभी समझने जा रहे हैं जो स्ट्रक्चर वो डीऑक्सी राइबोज शुगर का। देखिए इसका स्ट्रक्चर आप अगर इसको ध्यान से समझ लिए हैं तो इसको समझना हमारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। गौर से देखिए इसमें भी नाम है हमारा राइबोज शुगर का, बस एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे सामने ऐड हो गया है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। यानी राइबोज शुगर तो है लेकिन उसमें से डी मतलब रिमूव कर दिया गया है ऑक्सी एक ऑक्सीजन को, तो इसीलिए इसका नाम हो गया राइबोज शुगर। बस आपको समझना है कि कौन से कार्बन के पास के ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्यूरेनोज रिंग जैसा, इस तरीका से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और यहां पर फिफ्थ हमारा अटैच्ड है। H, ये OH, ये H, ये OH। देखिए अंतर क्या होता है, यहां पर ऊपर H होता है और नीचे राइबोज शुगर में OH होता है, लेकिन यहां पर नीचे का जो सेकंड कार्बन है, ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यहां पर ऊपर भी H और नीचे भी H हो गया, इसीलिए इस शुगर का नाम हो जाता है डीऑक्सी। मतलब हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के पास से भगा दिया गया है, डीऑक्सी। बाकी बिल्कुल ये राइबोज शुगर की तरह है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर ये स्ट्रक्चर होता है हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर का, जो कि हमारे डीएनए के अंदर पाया जाता है। और ये जो शुगर है ये हमारे आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे सामने थे मोनोसेक्राइड्स, कुछ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स थे और उनके कुछ स्ट्रक्चर्स जो आपको जानने चाहिए, आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डाइसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के कुछ बहुत एग्जाम्पल और नामों को समझेंगे और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए धन्यवाद।